बेटा ये जिन बच्चों के पहले स्टार्टिंग के चैप्टर्स रह गए हैं, जो कि बेसिक्स हैं, ये आगे काम आएंगे। अगर अपने को स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर नहीं आते हैं 11th क्लास के, तो पूरी 12th में दिक्कत रहेगी केमिस्ट्री में। तो ये जिन बच्चों के रह गए हैं छुट्टियों से पहले, उनके लिए मैं ये फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो सबसे अपना पहला चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें आज की क्लास में हम थोड़ा बहुत मैटर के बारे में जो बेसिक डेफिनेशंस वगैरह हैं वो देखेंगे। उसके बाद में फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन वगैरह आता है, टेम्परेचर का, ये सब देखेंगे, वॉल्यूम का, प्रेशर का। फिर लास्ट में आज की क्लास में हम आगे तक, ठीक है, मोल कंसेप्ट को समझेंगे, डेंसिटी, डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद में मोल कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। वाई मैप तक आज की क्लास में हम कर लेंगे इसमें, इस रिकॉर्डेड वीडियो में। तो बेटा जो मोल कंसेप्ट है ये पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा पहला चैप्टर अपना सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो जैसे जो नीट का या जेई मेंस का एग्ज़ाम है, अगर पूरा मूल कंसेप्ट भी बच्चे को आता है लेकिन उसको बेसिक एनसीईआरटी की एक दो चीज़ें नहीं पता, क्या पता है एग्ज़ाम में यही चीज़ आ जाए। तो एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है। तो उसमें बताया गया है बेटा इन 2-3 दवाइयों के नाम। एक तो हमें पता होना चाहिए कि AZT, ठीक है, AZT जो एजिडोथाइमिडीन है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म एजिडोथाइमिडीन, किस में काम आती है ये? फॉर हेल्पिंग एड्स विक्टिम्स। उसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है सिस्प्लेटिन और टेक्सोल वाला, बेटा ये मेंस में भी पूछा जा चुका है सिस्प्लेटिन के ऊपर कि कौन सा कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सी दवाई यूज़ होती है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और डी एंड एफ ब्लॉक को मिला के पूछा गया है, इसकी ज्योमेट्री सिस ट्रांस करके ऐसे कंपाउंड दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आगे हम करेंगे। तो अपने को पता होना चाहिए कि सिस्प्लेटिन और टेक्सोल ये किसके लिए यूज़ होती हैं? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स। उसके बाद में अपना आते हैं बेसिक सी चीज़ों पे कि मैटर क्या है। तो मैटर जो भी अपने चारों तरफ दिख रहा है बेटा, एनीथिंग अराउंड अस विच हैज़ सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको क्या बोला जाता है बेटा? मैटर बोला जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन मतलब बहुत बेसिक सी है, अपन इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। उसके बाद में मैटर का क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन में उसकी स्टेट के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं। केमिकल में हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे बेटा, ठीक है, पर्टिकुलरली कि वो प्योर है, इम्प्योर है, इस तरह की चीज़ें। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में अगर स्टेट्स देखते हैं तो मेन जो 3 स्टेट हैं बेटा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे 12th के पहले चैप्टर में, सॉलिड स्टेट में। लिक्विड जो है सॉल्यूशन के नाम से चैप्टर होगा अपना, खाली सॉल्यूशंस करके चैप्टर है, 12th क्लास का सेकंड चैप्टर। उसके बाद में गैसीय स्टेट अपनी 11th क्लास में ही पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के बाद में बोस-आइंस्टीन, और ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा जो है बेटा, ठीक है, ये 9th क्लास में एनसीईआरटी में पहले पेज में, मतलब पहले चैप्टर में, और उसका लास्ट पेज 10th पेज है शायद, उसके ऊपर इसका एक बॉक्स में दे रखा होगा, अपने कोई इतना खास काम का नहीं है ये। फिर जो है उसके आगे मिक्सचर्स जो हैं बेटा 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। अब होमोजीनियस मिक्सचर्स को सॉल्यूशन भी बोला जाता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं बेटा? जैसे होमो का मतलब है सेम, ठीक है, तो इसमें सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर का मतलब क्या है? जैसे तुमने चाय बनाई, तो चाय की जो पहली सिप है उसमें भी उतनी स्वीटनेस होगी जितनी लास्ट सिप में। इसका मतलब जो उसके अंदर शुगर हमने ऐड करी थी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है पूरे के अंदर। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल है। जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है बेटा, हेटेरोजीनियस में कंपोजिशन सेम नहीं रहती थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे अगर हमने कुछ सैंड ले ली, ठीक है, सैंड के अंदर हमने क्या मिला दिया? स्टोन। तो बेटा हो सकता है कि एक जगह पे ज़्यादा स्टोन पड़े हों, एक जगह पे कम पड़े हों, तो ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद में प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं बेटा? प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं। जैसे अगर मान लो कोई पूछता है कि O2 ऑक्सीजन, तो बेटा डाई ऑक्सीजन जो ये, ठीक है, ये भी प्योर है, इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स होंगे। अगर प्योर सब्सटेंसेस के अंदर H2O को हम देखते हैं तो ये भी प्योर है बेटा पूरा। अगर मान लो तुमने एक प्योर वाटर का सैंपल लिया है तो उसके अंदर H2O मॉलिक्यूल्स होंगे। तो प्योर के अंदर अंदर जो है एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें बेटा क्या आ जाएगा? वो पार्टिकल में वो चीज़ क्या हो जाएगी H2O में, कि H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे H2O होगा पूरे के अंदर, ठीक है। तो अब इसका क्लासिफिकेशन देखें, केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंसेस के अंदर
तो इसमें एक तरह के पार्टिकल, उसके बाद में एक तरह के पार्टिकल में एक तो क्या आया है, एलिमेंट, ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या आया बेटा, कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है, उनको आगे फिर क्लासिफाई करते हैं हम, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ठीक है बेटा। अब इनके बारे में भी, एलिमेंट्स के बारे में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होती है, हम पढ़ेंगे आगे। कंपाउंड भी बेटा ये आगे क्लासिफाई करे जा सकते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अपने ये कोई खास काम की चीज़ें नहीं है अभी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, सीख जाएंगे। और फ़र्क का भी नहीं पता है ऑर्गेनिक कौन से, इनऑर्गेनिक कौन से हैं, तो भी कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क होता है बेटा, ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे बेटा अगर मैंने लिखा H2O, तो H2O इसके अंदर हमेशा, ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन, इनका रेशियो जो आया 1:8। तो तुम चाहे अगर मान लो तुमने 90 ग्राम H2O ले लिया, ठीक है, 90 ग्राम H2O ले लिया, ठीक है, 90 ग्राम H2O के अंदर बेटा क्या आएगा, 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 60 ग्राम, सॉरी 80 ग्राम तुम्हारी ऑक्सीजन आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो इसके जो मास का रेशियो रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो, वो 1:8 फिक्स रहेगा। देखो कंपाउंड में भी बेटा एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल आए, जैसे H2 है तो इसके अंदर हाइड्रोजन आ रहा है और कौन आ रहा है बेटा, ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, मतलब एटम से एक से ज़्यादा एलिमेंट क्या आए। मिक्सचर के अंदर भी बेटा, अब मान लो ये तुम्हारे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे मान लो 1 कप तुमने लिया पानी, ठीक है, 1 कप वाटर के अंदर ये H2O तुमने ले लिया। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसके अंदर भाई 10 ग्राम शुगर ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो भी 10 ग्राम शुगर हुई ऐड, तो भी ये मिक्सचर है। और अगर इसके अंदर बेटा तुमने क्या करा, H2O के अंदर, सेम H2O के अंदर उतने ही अमाउंट के अंदर तुमने अगर 20 ग्राम शुगर ऐड करी, तो भी बेटा ये मिक्सचर है। तो मिक्सचर में और मेन जो कंपाउंड है उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि कंपाउंड की जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड रहेगी, ठीक है, कंपाउंड की कंपोजिशन क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। लेकिन जो मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन वेरी कर सकती है, ठीक है, वो फिक्स्ड नहीं होती, वेरिएबल कंपोजिशन होती है। एक और चीज़, जो मैंने ये 10 ग्राम हाइड्रोजन और 80 ग्राम O2 लिखा है, ये कैसे लिखा है, तो बेटा सिंपल जो अपना H2O है, H2O का अगर मैं मोलर मास की बात करूँ तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम किसका, ये ऑक्सीजन का, 16 ग्राम मैंने O2 लिख दिया। अब तुम इसमें देखोगे बेटा, अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाता हूँ कि अगर 18 ग्राम मेरे पास में H2O होता है, तो 18 ग्राम H2O के अंदर कितनी हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर 1 ग्राम H2O के अंदर कितनी हाइड्रोजन, 2/18 ग्राम हाइड्रोजन। और बेटा अगर मुझे बताना हो कि इसके अंदर कि 90 ग्राम H2O के अंदर कितनी हाइड्रोजन होगी, तो 90 ग्राम के अंदर 2/18 इंटू 90, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 10 ग्राम हाइड्रोजन। तो ये 10 ग्राम हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा है, तो बाकी बची हुई क्या होगी, ऑक्सीजन, ठीक है। अब थोड़ा सा इनकी बेसिक डेफिनेशंस हम देखेंगे, उसके बाद में अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ये बेसिक चीज़ें जो खास कोई तुमसे पूछेगा नहीं, ठीक है। कि मिक्सचर्स जो लिखा हुआ है कि मिक्सचर्स के अंदर क्या होगा बेटा, वेरिएबल कंपोजिशन होगी और कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मान लो वाटर प्लस शुगर का मिक्सचर है तो उसको हम बॉयल करते रहें, वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा, नीचे शुगर बची रह सकती है। तो फिजिकल मेथड्स हम उनसे सेपरेट कर सकते हैं इनको, मिक्सचर्स को। जो होमोजीनियस मिक्सचर होंगे बेटा, ये अभी बताया कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, अलॉयज, अलॉयज जो है बेटा जैसे ब्रास और ब्रोंज, ये सब किस में आती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स में आती हैं। दूसरा, होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोला जाता है बेटा, सॉल्यूशंस भी बोला जाता है। हेट्रोजीनियस, सैंड प्लस स्टोन, ये बता दिया मैंने। सस्पेंशन, कोलॉइड्स, ये 12th क्लास में सरफेस केमिस्ट्री में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, सस्पेंशंस की प्रॉपर्टीज़, कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़, कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्योर सब्सटेंसेस की बेटा फिक्स्ड कंपोजिशन होगी और इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं करा जा सकता। एलिमेंट भी प्योर में आते हैं। एलिमेंट किसके बने होते हैं बेटा, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम्स। जैसे अगर मैंने लिख दिया कि ऑक्सीजन एलिमेंट, तो ऑक्सीजन एलिमेंट में सिर्फ ऑक्सीजन 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 ऐसे ऑक्सीजन के एटम होंगे, ठीक है। अगर भाई मैंने सोडियम लिखा तो उसके अंदर सिर्फ सोडियम 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 होगा, एक ही टाइप के एटम होंगे। कंपाउंड में बेटा इसमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स जुड़े होते हैं। अब मेन जो चीज़ है बेटा, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस समझना। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, देखो मैंने लिख दिया एक H, फिर मैंने लिखा H2, फिर मैंने लिखा यहाँ पे HE, फिर मैंने आर्गन लिख दिया, मैंने
उसके बाद में H2O, CO2, ये सब लिखा बेटा, ठीक है। फिर एक दो और कंपाउंड लिख लेते हैं, NaCl और MgO, ठीक है। अपने को ये माइन्यूट सा जो डिफरेंस है और इम्पोर्टेंट भी है, मॉलिक्यूल के अंदर और कंपाउंड के अंदर क्या फ़र्क होता है, हमने ये समझना है, ठीक है। तो बेटा ये लास्ट इंडिविजिबल पार्ट है, ठीक है। इसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, एटम। मतलब बाद में तो हमने बता दिया कि इसके अंदर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये सब होगा, लेकिन अनकटेबल लास्ट में जो है सब एटॉमिक पार्टिकल ही आएंगे, हाइड्रोजन एटम है, अकेला पड़ा है। तो H2 है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। H2O को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। हीलियम जो है बेटा, इसको हम एटम और मॉलिक्यूल दोनों बोल सकते हैं, एटम और मॉलिक्यूल दोनों बोल सकते हैं बेटा। अब इसको सिंगल को मॉलिक्यूल क्यों बोला, तो देखो मॉलिक्यूल की जो डेफिनेशन है वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट विच हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जो स्मॉलेस्ट यूनिट अकेले अपने आप एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल बोल देते हैं। जैसे बेटा हीलियम है, वो नोबल गैस है, इसके लास्ट सेल में ये इसका डुप्लेट पूरा, तो ये अकेला, अगर अपने कमरे में हीलियम गैस होगी तो वो उसके एक एक एटम की फॉर्म में ही घूम रही होगी। अब ये अकेला अकेला है बेटा, ठीक है, तो इसलिए इसको एटम भी, और इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट भी कर रहा है, इंडिपेंडेंट इसकी एग्जिस्टेंस भी है, इसलिए इसको साथ में क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। तो नोबल गैस के एटम भी बोल सकते हो और नोबल गैस के मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, लेकिन हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल H2 है, उसका एटम खाली हाइड्रोजन है। हीलियम गैस का एटम He, हीलियम गैस का मॉलिक्यूल भी He, ठीक है बेटा। आर्गन बेटा सेम, इसको क्या बोला जा सकता है, एटम, और क्या बोला जा सकता है इसको, मॉलिक्यूल, और क्या बोला जा सकता है इसको, मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। सेम ये भी नोबल गैस है, इसका कितना एटॉमिक नंबर 18, तो 288, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है ये, ठीक है। H2O जो है बेटा, इसको क्या क्या बोला जा सकता है, अब इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट के एटम्स आए हुए हैं, इसलिए इसको कंपाउंड बोलेंगे, और साथ में बेटा इसको क्या बोला जा सकता है, मॉलिक्यूल बोला जा सकता है, कंपाउंड और मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। मॉलिक्यूल क्यों, क्योंकि अगर वाटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो H2O होती है। जैसे अगर मान लो वाटर वेपर्स बनाए, तो बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स तो दूर दूर अलग अलग घूमते हैं ना, तो H2O के वेपर्स हैं, उसमें एक यूनिट, ये जैसे मान लो मैंने ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दिया, अगर मैं ऑक्सीजन लिखता हूँ बेटा, ठीक है, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिए, ये ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के अब एक एक हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाया ऐसे, तो इसमें हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है इसका ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। तो बेटा ये वाली चीज़ अपने आप में स्टेबल है, ठीक है। अब जैसे लिक्विड वाटर है, तो उसमें क्या होता है कि H2O के कई मॉलिक्यूल एक साथ में होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। गैसीय स्टेट में तुमने वेपर्स बनाए, तो वहाँ पे उसका सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है बेटा। उसके बाद में कंपाउंड क्यों बोला था, क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट के एटम्स आए थे। CO2 को अगर देखते हैं, तो सेम CO2 भी क्या होगा बेटा, अपना मॉलिक्यूल और कंपाउंड इसको बोला जा सकता है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड इसको बोला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में बेटा NaCl जो है, NaCl को सिर्फ हम कंपाउंड बोलेंगे, कंपाउंड ओनली, कंपाउंड ओनली, नॉट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल नहीं है ये, ठीक है। NaCl का मॉलिक्यूल नहीं बोला जाना चाहिए बेटा। क्यों नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं या जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, जैसे सोडियम था, एटॉमिक नंबर 11 281, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 17, तो 287, ठीक है। तो सोडियम ने क्या करा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र किया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बेटा अब जैसे मान लो एक मैग्नेट रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, एक मैग्नेट मैंने रख दी, ये इसके चारों तरफ अगर आयरन पार्टिकल हैं, तो वैसा नहीं कि एक आयरन पार्टिकल को ही अट्रैक्ट करेगी, वो चारों तरफ से क्या करेगी, आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी। सेम बेटा NaCl में भी Na पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, तो ये एक Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करता, इसके चारों तरफ जितने भी Cl नेगेटिव होते हैं उनको ये अट्रैक्ट करता है। और 12th क्लास के पहले चैप्टर में सॉलिड स्टेट में हम सीखेंगे कि एक Na पॉजिटिव के चारों तरफ 6 Cl नेगेटिव जुड़े होते हैं, और एक Cl नेगेटिव के चारों तरफ 6 Na पॉजिटिव जुड़े होते हैं, जो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। अगर मैं ये चीज़ तुम्हें दिखाऊं तो 12th क्लास में
चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में बेटा यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, NaCl के स्ट्रक्चर कि बीच में अगर Na पॉजिटिव है तो इसके चारों तरफ ये Cl नेगेटिव जुड़े होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड ऐसा नहीं कि एक Na पॉजिटिव, बेटा नेचर के अंदर एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। स्मॉलेस्ट क्या है कि बेटा इनका जो एक यूनिट सेल बनेगी वो एक एग्जिस्ट कर सकती है, जो कि हम 12th में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि जिनमें आयनिक बॉन्ड होगा उनको मॉलिक्यूल नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली उनकी एक यूनिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। MgO जो है ये भी बेटा क्या है, Mg2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव आयनिक बॉन्ड है इसके अंदर, तो इसको भी क्या बोला जाना चाहिए, सिर्फ कंपाउंड ओनली, कंपाउंड ओनली, नॉट मॉलिक्यूल। तो बेटा जो ये NaCl है, NaOH है, इन सब का ये मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ये इनकी फॉर्मूला यूनिट है, ठीक है। ये सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है कि सोडियम और क्लोरीन का क्या रेशियो है इनके अंदर, ठीक है बेटा। उसके बाद में ये अपनी बेसिक चीज़ें थी, यहाँ से थोड़ी सी अलग चीज़ें स्टार्ट होंगी, कुछ मेजरमेंट टर्म्स। तो मेजरमेंट टर्म्स के लिए बेटा अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, एक अलग से तुम्हें बताऊँ तो देखो, अगर जैसे हम ये मान लें कि एक ये रूम है, ठीक है, एक ये रूम है, ठीक है, और इसके साइड में मैं और रूम बना लेता हूँ, ये एक और रूम है, ठीक है, ये मैंने 3 रूम बना दिए। अगर बेटा इन रूम की ये जो छत है, जो साइड वाले 2 रूम है, इनकी छत एक पिस्टन की तरह होती है, जैसे इंजेक्शन का पिस्टन होता है बेटा, तो अगर ये एक छत, इनकी जो छत है वो पिस्टन की तरह होती है, ठीक है, साइड वालों की, यहाँ पर हमने होल कर रखा होता है, और क्या कर रखा होता है बेटा, इन सब में वाटर हमने फिल कर रखा होता है इस लेवल तक कि सब का वाटर का लेवल बराबर बराबर है, सबके वाटर का लेवल क्या है बेटा, बराबर है। अब क्या करें बेटा हम कि जैसे इन साइड वाले रूम की छत को नीचे लेके आएँ, ठीक है, इनको पुश करें, तो अगर नीचे तक लेके आएंगे तो ये वाटर कहाँ पर राइज करेगा बेटा, इन होल के थ्रू कौन से कमरे में आएगा, बीच वाले कमरे में आएगा, तो ये ऊपर राइज करेगा। कितना राइज करेगा बेटा, ये डिपेंड करेगा कि इस तरफ से कितना फोर्स लग रहा है, और ये जो ऊपर उठ के वाटर गया है ये नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहा है। जैसे मान लो तुम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हो, तो ऊपर उठाने लगोगे बेटा, उसका जो वेट होगा, उसका वेट कहाँ पर फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो तुम कितना ऊपर उठा सकते हो, उतना ऊपर तक वो जा सकता है मैक्सिमम, जहाँ तक तुम्हारा फोर्स और उसका फोर्स क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो सेम इसी एक्सपेरिमेंट से 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर वगैरह ये सब बताए गए थे कि जैसे एक कंटेनर लिया बेटा, ठीक है, ऐसे एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर मरकरी फिल करके रख दी गई बेटा सी लेवल के ऊपर, ठीक है, सी लेवल के ऊपर इसमें मरकरी फिल करके ऐसे रखी गई। और अब जो ये मरकरी थी, ठीक है, ये मरकरी है, फिल करके रखी गई, इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब, ऐसे इन्वर्टेड ट्यूब डाल दी, उसके अंदर से एयर वगैरह निकाल के ऐसे ग्लास ट्यूब डाल दी, ठीक है बेटा। तो अब इस ट्यूब के अंदर तो कोई प्रेशर है नहीं, लेकिन जो एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है बेटा, वो प्रेशर लगा रहा है इस साइड वाली मरकरी के ऊपर, ठीक है, साइड वाली मरकरी के ऊपर प्रेशर लगाया, तो मरकरी किस में राइज करना स्टार्ट करेगी, इस इन्वर्टेड ट्यूब में या कॉलम में, इसमें राइज करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो बेटा कहाँ तक राइज करेगी, अब ये भी ऊपर जा रही है तो ये क्या करना स्टार्ट करेगी, नीचे की तरफ फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी। तो एटमॉस्फेयर भी फोर्स लगा रहा है, और जो भाई मरकरी ऊपर राइज करी है ये भी अब नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है। तो बेटा यहाँ से हम प्रेशर की जो वैल्यू है 1 एटमॉस्फेयर की वो ड्राइव करते हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत एडवांस में हमें पड़ेगी जब स्टेट्स ऑफ मैटर के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें फॉल्टी बैरोमीटर वगैरह ये सब आता है, ρHg जो प्रेशर का फॉर्मूला है, हम उसको ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है।
यहाँ से अगर मैं फोर्स निकालूँ तो फोर्स क्या आ जाता है, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है बेटा। अब यहाँ से अगर मुझे एटमॉस्फेयर का फोर्स बताना हो तो कि एफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर का फोर्स अगर मुझे बताना हो तो वो किसके इक्वल आएगा, पी एटमॉस्फेयर की एटमॉस्फेयर का प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है बेटा। और मरकरी जो फोर्स लगाएगी बेटा, देखो फोर्स जो है, अगर तुम्हें कोई आदमी यहाँ पर उठाना हो या चांद पे उठाना हो तो दोनों टाइम पे तुम्हें अलग अलग फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि चांद पर जाने पर, ठीक है, वेट चेंज हो जाएगा उस आदमी का, उसका मास तो सेम रहेगा। तो जो फोर्स बताया जाता है किसी ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ, वो किसके इक्वल होता है, उसके वेट के इक्वल। और वेट क्या होता है बेटा, हमारा जो वेट आता है वो आता है mg के इक्वल। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रेशर जो है, मतलब ये पी एटमॉस्फेयर इंटू एरिया, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, फोर्स ऑफ Hg। ठीक है, मरकरी के फोर्स के इक्वल। और मरकरी का फोर्स किसके इक्वल आएगा, mg, मरकरी का मास इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर मैं इन दोनों टर्म को लेता हूँ बेटा, इन दोनों को इक्वेट करूँ मैं, तो यहाँ से पी एटमॉस्फेयर इंटू एरिया किसके इक्वल, m इंटू जी। ठीक है। अब हमें एक चीज़ का और पता है कि जो मास है बेटा, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो यहाँ से मास किसके इक्वल आ जाता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मैंने लिख दिया है। ठीक है। अब मैं इस मास की जगह पे क्या लिख दूँ बेटा, रो इंटू वी लिख दिया मैंने, और साथ में जी, इस तरफ क्या है, पी एटमॉस्फेयर इंटू एरिया। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट तुम देखोगे यहाँ से, तो अगर मान लो मैं एक सिलेंडर लूँ, ठीक है, एक सिलेंडर का मुझे वॉल्यूम बताना हो, सिलेंडर का वॉल्यूम बेटा देखो यहाँ से क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना वॉल्यूम सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पाई आर स्क्वायर तो इसके बेस का एरिया है, इसका बेस एक सर्कल है, उसका एरिया है। अगर सेम बेटा मैंने क्या करना हो, मैंने किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताना हो, ठीक है, अगर किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम मैंने बताना हो तो कैसे बताया जाता है वो, ऐसे कि L इंटू बी इंटू एच, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी, इसको मैं लंबाई और चौड़ाई को क्या बोल सकता हूँ बेटा, ठीक है, ये जो लंबाई और चौड़ाई है इसको क्या बोला जा सकता है, इसको बोला जा सकता है एरिया। तो यहाँ से हम क्या समझे कि किसी का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो मैं इस वॉल्यूम की जगह, इस वॉल्यूम की जगह पे भी क्या लिख सकता हूँ बेटा, एरिया इंटू हाइट। और नीचे तो ये ऐसे का ऐसा आ ही जाएगा तुम्हारा, रो तो ऐसे का ऐसा रहा, और साथ में जी। दूसरी तरफ क्या था अपना, पी एटमॉस्फेयर इंटू ए। अब ये ए से एरिया क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ से अपने पास में जो पी एटमॉस्फेयर आया, ठीक है, पी एटमॉस्फेयर वो किसके इक्वल आया, रो एच जी। तो बेटा अब मरकरी की डेंसिटी हमें पता थी, ठीक है, मरकरी की जो डेंसिटी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें पता है। और उस टाइम पर उस एक्सपेरिमेंट में सी लेवल के ऊपर ये कितना राइज किया मरकरी, 76 सेंटीमीटर। ये हाइट हमें पता है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली हमें पता चली। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमें पता है। तो इन सब की वैल्यू पुट करके जो प्रेशर निकाला गया वो प्रेशर कितना आया, जो 1 एटमॉस्फेयर, उसको 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बोल दिया बेटा, वो आया अपना 101 325 पास्कल। ठीक है, ये प्रेशर आया। अब इसी का हम आगे यूज़ करेंगे और प्रेशर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। किसी के भाई ये डेरिवेशन समझ में नहीं आया हो तो ज़रूरी नहीं कि भाई मतलब पूरा डेरिवेशन तुम्हें याद हो, किसी के ये फॉर्मूला भी याद है कि पी एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू रो एच जी, या खाली प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी, जहाँ पे रो डेंसिटी है, एच हाइट है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो भी स्टेट्स ऑफ मैटर के क्वेश्चन करे जा सकते हैं, इस फॉर्मूले को स्किप करके भी काम चलाया जा सकता है। ठीक है। अब लेकिन वो बाकी उसको भाई अप्लाई करना अच्छे से आना चाहिए। तो हम कुछ मेजरमेंट टर्म्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले प्रेशर, प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भाई, क्योंकि जो प्रेशर होता है, प्रेशर किसके इक्वल होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो पास्कल किसके इक्वल आता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है। अदर यूनिट्स क्या है इसकी,
कि 1 एटमॉस्फेयर, मतलब ये एटमॉस्फेयर बार में भी बताया जाता है, टोर में भी, mm/hg में भी, cm/hg में भी, ये सब यूनिट हो सकती हैं। तो देखो अपने पास जो प्रेशर आया 1 एटमॉस्फेयर वो 101,325 पास्कल, या बेटा 101,325 पास्कल की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आया। अब मैं इसी चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, अगले स्टेप में क्या कर दिया, 10⁵ पास्कल को क्या बोल दिया, बार बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ से 1 एटमॉस्फेयर जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा बेटा, 1.01325 बार के। तो अब कोई तुमसे पूछे कि एटमॉस्फेयर ज़्यादा प्रेशर है या बार ज़्यादा प्रेशर है, तो 1 एटमॉस्फेयर बेटा ज़्यादा प्रेशर होता है। जैसे अगर मान लो मैं यूँ कहूँ कि ए का मास जो है वो बी के 1.1 टाइम है। ठीक है, तो अगर बी का बेटा 10 किलो मास हुआ, ये 10 kg हुआ, तो जो ए है वो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो मतलब जब एक से बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करा गया है, ठीक है, बी को एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करा गया है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है, बड़ी, तो यहाँ पर भी एक से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा गया है। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा होता है 1 बार प्रेशर से। उसके बाद में बेटा 1 एटमॉस्फेयर को कई बार मरकरी की हाइट की टर्म में भी बताया जाता है कि 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल है अपना, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के इक्वल है। ठीक है, इसके इक्वल बेटा। अब अगर इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा जैसे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, वैसे मैं एक बार डायरेक्ट लिख देता हूँ कि mm में ये 760 mm ऑफ Hg हो जाएगा, और अगर मैं इसको 1 mm ऑफ Hg को 1 टोर बोला जा सकता है, तो ये 760 टोर भी होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से एक चीज़ और याद रखनी कि 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टोर। तो ये इनकी यूनिट का कन्वर्जन आ गया। एक और जो था बेटा सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर, और जो मिलीमीटर होता है वो क्या होता है 10⁻³ मीटर। मिली कब आता है बेटा, इसका मतलब क्या है 10⁻³ मीटर, यही मतलब है ना। तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो वैल्यू सेम रहेंगी, मतलब 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है बेटा। तो उसी का यूज़ करके मैंने 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg को mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करा है। तो ये आ गई बेटा किसकी यूनिट, ये अपनी प्रेशर का कन्वर्जन आ गया है। ठीक है, अब आगे जब हम पढ़ रहे होंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, और मतलब और दूसरे चैप्टर सॉल्यूशंस वगैरह करेंगे, या कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक हम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम को बेटा हम जनरली मेजर करते हैं लीटर में। ठीक है, अगर अपन कहीं से दूध लेके आ रहे हैं, पानी लेके आ रहे हैं, तो लीटर में लेके आते हैं लिक्विड चीज़ों को। लेकिन जो वॉल्यूम की एसआई यूनिट है, वॉल्यूम की एसआई यूनिट तो बेटा मीटर क्यूब है। ठीक है, वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो कई बार हमें इस कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको कैसे समझ के याद रखा जा सकता है, तो इसको ऐसे याद रखना बेटा कि अपने घर पे जो छत पे टंकी रखी होती है वो 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची टंकी होती है। ठीक है, उसमें कितना पानी आ जाता है, 1000 लीटर पानी आ जाता है। तो इससे हम क्या समझे कि 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा, 1000 लीटर के, और 10⁻³ लीटर के। समझ में आ रही है बात बेटा ये। अब यहाँ से जो 10⁻³ लीटर है, अगर मान लो 1 लीटर को मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो ये क्या हो सकता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये चीज़ हो सकती है बेटा। अब तुम नेक्स्ट देखो, इसमें 1 मीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर, फिर इसकी जगह पे भी क्या आएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे फिर 100 सेंटीमीटर, फिर क्या लिखूँगा मैं, इसकी जगह पे भी 100 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम कितना बेटा 10⁻³ लीटर, इतना ही तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो अब तुम देखोगे बेटा यहाँ से 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल आ गया, 10⁻³ लीटर के इक्वल आ गया। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से इस लीटर को मैं कन्वर्ट करूँ किस में, मिलीलीटर में, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। तो भाई ये सेम चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, 10⁻³ इंटू 10⁻³ ml के इक्वल। तो मतलब 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल, 10⁻6 ml के, ये आ गया। अगर फिर हम कहें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल, 1 ml के। बेटा कई बार जो सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस हैं 12th में, बोर्ड्स में भी आते हैं, मेंस में भी, और
कई जगह वॉल्यूम को ऐसे लिख देंगे 200 सीसी कि सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब उसने 200 ml ही दे रखा है बेटा। समझ में आ रही बात? तो अपने को ये कन्वर्जन आने चाहिए। दूसरा, अगर यहाँ से मैं देखूँ लीटर और सेंटीमीटर क्यूब बताना हो तो सिंपल 1 लीटर किसके इक्वल आ जाएगा, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। और वैसे ही बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल बताया अभी, 1 ml के इक्वल। तो यहाँ से 1 लीटर में 1000 ml होते हैं तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे। तो ऐसे कन्वर्जन करा जा सकता है। एक और चीज़ बेटा, जो 1 डेसीमीटर होता है, ठीक है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो डेसीमीटर है बेटा, वो डेसीमीटर का, डेसी का मतलब क्या है, 10⁻⁻1। तो इस तरफ 10⁻⁻1 मीटर है, दूसरी तरफ बेटा 10 × 10⁻², सेंटी 10⁻² होता है मीटर। तो मतलब तभी जाके वैल्यू सेम आएगी। तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। अगर 1 मीटर में देखा जाए तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर आ जाएंगे, 100 सेंटीमीटर में बेटा यहाँ पे 10 डेसीमीटर आ जाएंगे। तो जो हमने वो टंकी रखी हुई थी पानी की कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर किसके इक्वल, 1000 लीटर पानी उसमें आ रहा था, तो 1000 लीटर के इक्वल। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर किसके इक्वल बेटा, ये 10⁻³ लीटर के। तो यहाँ से 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल आया, 10⁻³ लीटर के। तो अपन क्या समझे बेटा यहाँ से कि 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के। अब इसकी हमें कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी बेटा, जैसे आगे इस चैप्टर में भी और 12th में सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में हम मोलरिटी वगैरह पढ़ते हैं, तो मोल पर लीटर को, ठीक है, कई बार ऐसे लिख देते हैं कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब भी क्या है, उसने क्या दिया हुआ है, मोल पर लीटर दिया हुआ है। तो ये वॉल्यूम का कन्वर्जन था। यहाँ पे जो कर रखा है बेटा वॉल्यूम की 10⁻³ लीटर वगैरह ये सब आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में टेम्परेचर बेटा, एक टेम्परेचर का कन्वर्जन और हम समझ लेते हैं कि जैसे टेम्परेचर है बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर की जो SI यूनिट होती है, ठीक है, टेम्परेचर की SI यूनिट जो आएगी, एक तो टेम्परेचर को कैपिटल T से डिनोट करा जाता है बेटा, इसकी SI यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। SI यूनिट जो है इसकी वो क्या होती है, केल्विन, K से डिनोट करते हैं, कैपिटल K से। अब हमने कुछ इंटर कन्वर्जन इसका देखना है कि कन्वर्जन कैसे क्या होते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में या डिग्री सेल्सियस में। तो एक तो याद रखना बेटा, डिग्री केल्विन नहीं होता है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। सबसे पहले तो एक आगे जाके स्टेट्स ऑफ मैटर में एक लॉ आता है, ठीक है, जैसे वहाँ पे कई लॉ आएंगे बेटा, चार्ल्स लॉ, उसके बाद में भाई बॉयल्स लॉ, गै-लुसैक्स लॉ, ठीक है। तो उस लॉ से इसका कुछ लिंक होता है बेटा, जो कि आगे की हम क्लास में डिटेल में करेंगे कि भाई कि टेम्परेचर केल्विन में क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता। अभी उस लॉ से मतलब मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आगे इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी और वहाँ पे डिग्री सेल्सियस वगैरह में लिया जाता है। अभी ये याद रखना है कि टेम्परेचर केल्विन में है, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। केल्विन के अंदर टेम्परेचर की नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बेटा, जैसे यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाऊँ जो स्टेट्स ऑफ मैटर का ग्राफ है। अभी तुम इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे अच्छे से अगर स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ा है तो, कि एक ऐसा ग्राफ था यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर छोटे t से इन डिग्री सेल्सियस लिया हुआ था, ठीक है, और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट होता है, ठीक है, इस एक्सिस पे वॉल्यूम है, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट, प्रेशर क्या माना गया बेटा, कांस्टेंट। लॉ का नाम चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर अगर कांस्टेंट रहा, ठीक है, मैं बता भी देता हूँ, चलो अब जिक्र कर ही दिया है तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एक तो इसमें कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो वॉल्यूम जो है, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम कैसे आएगा बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1
273 1/273.15 ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर पर डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर। मतलब जो टेम्परेचर आएगा बेटा, ठीक है, यहाँ पे अगर टेम्परेचर मुझे बताना हो T डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो मैं इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको ही मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पे एक सेकेंड, ये T इतना इतना डिग्री सेल्सियस, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे टेम्परेचर से। V नोट क्या है बेटा, यहाँ पर वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये किसके वॉल्यूम की बात हो रही है, गैस के वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ ने ये बताया बेटा, अगर मान लो मैं अभी इसको बनाना स्टार्ट करूँ तो ऐसे कि V इज इक्वल टू V नोट, ठीक है, प्लस V नोट अपॉन 273.15। अगर मैं कहूँ कि 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना वॉल्यूम होगा गैस का, तो उसका 0 पे कितना था, उसमें यहाँ पे 1 लिख दूंगा। ये कहाँ पर है, 1 डिग्री सेल्सियस पे। अगर मुझे बताना हो 2 डिग्री सेल्सियस पे, तो भाई फिर से यही फैक्टराइज होगा, तो V नोट 273.15 और यहाँ पे 2 लिख दूंगा। तो मतलब ये आगे स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा जाता है बेटा ये लो। और अगर मैं इस इक्वेशन का यूज़ करूँ, ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन का यूज़ करता हूँ तो वॉल्यूम इज इक्वल टू V नोट से पहले वो वाली चीज़ लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेता हूँ मैं इसको, V नोट 273.15, ठीक है, और इनटू क्या है बेटा यहाँ पर T, टेम्परेचर किस में, इन डिग्री सेल्सियस, और प्लस V नोट को मैंने बाद में लिख दिया। अगर इसको मैं ग्राफ पे देखूँ तो ये हमारा y, ये हमारा क्या है स्लोप m, ये कहाँ पर x एक्सिस पे, और ये क्या है बेटा अपना इंटरसेप्ट। मैंने भी कुछ ऐसा ही ग्राफ बनाया हुआ है। ये पॉइंट क्या है बेटा, V नोट की वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो केल्विन ने क्या करा बेटा, इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करा करके ऐसे एक पॉइंट पे मिलाया। उसने देखा कि जाके कौन से पॉइंट पर मिला है, -273.15 डिग्री सेल्सियस पे जाके मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर गैस का वॉल्यूम हो गया 0, गैस का वॉल्यूम क्या हो गया 0। उसने इसी टेम्परेचर को, इस -273.15 डिग्री सेल्सियस को ही क्या बोल दिया, 0 केल्विन बोल दिया बेटा, इसी को 0 केल्विन बोल दिया, ठीक है, इस वाले को 0 केल्विन बोला। तो ये टेम्परेचर क्या होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर को ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, इसी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। क्या होता है ये कि टेम्परेचर एट विच गैस सीज टू एग्जिस्ट, मतलब जो गैस है ना बेटा वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये जो मैंने यहाँ पे किया है दिखा दिया बेटा, ठीक है, कि इस टेम्परेचर पे गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो बेटा ये टेम्परेचर इसके बाद का अचीव ही नहीं किया गया है। तो उसने जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर था ना, उसी को 273.15 डिग्री सेल्सियस को क्या बोल दिया उसने, इसको 0 केल्विन बोल दिया। तो एक तो ये बेटा कि टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कौन से वाला स्केल पे, केल्विन वाला स्केल पे। डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव हो सकता है। अब अगर आगे हम देखते हैं तो देखो यहाँ पर कि ये 3 मैंने ऐसे स्केल बना दिए, ठीक है, 3 लाइन में खींच लेता हूँ, या इनका बॉक्स का ही चला लेंगे काम। ठीक है बेटा, 3 ऐसे अगर मान लो ये 3 स्केल हो, तो एक चीज़ देखी गई यहाँ पे कि इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये सब के पॉइंट बराबर करे गए। अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट देखा गया, ये मैंने बोल दिया डिग्री फ़ारेनहाइट वाला स्केल है, ये डिग्री सेल्सियस का, और ये केल्विन का, डिग्री केल्विन नहीं होता है, ठीक है। तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, केल्विन वाले स्केल पे मिला वो 273.15 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस वाले पे 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट वाले पे मिला बेटा वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मिला, ठीक है। उसके बाद में जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वो क्या मिला बेटा, केल्विन वाले स्केल के ऊपर 373.15 केल्विन,
इस वाले पे डिग्री सेल्सियस वाले पे कितना मिला वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री फ़ारेनहाइट वाले पे कितना मिला 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये मिला। ये क्या है अपना बॉइलिंग पॉइंट किसका बेटा, वाटर का। ये वाटर का क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर पहले हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन की बात करें तो देखो यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है भाई, डिग्री सेल्सियस में भी 100 का डिफरेंस है और केल्विन में भी कितने का डिफरेंस है 100 का डिफरेंस है। ठीक है, तो दूसरा बेटा कि पूरे स्केल पे देखा कि 100 का डिफरेंस चल रहा है, तो अपने का केल्विन का तो सिंपल सा आ गया कि केल्विन में अगर हमने बताना हो तो हम क्या कर देते हैं डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर देंगे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है 273.15 के, 100 किसके बराबर है वो 373.15 के, तो वही 273.15 का गैप चल रहा है, तो हम वही चीज़ बेटा ऐड कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और बेटा, कई बार सॉल्यूशन वाले जो चैप्टर हैं, सॉल्यूशन चैप्टर है 12th का, उसमें करते टाइम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है, तो हम चेंज करने ही सोचते हैं बेटा। ये और याद रखना है कि डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डेल्टा टी इन केल्विन। मतलब अगर मैं यूँ कहूँ बेटा, जैसे पहले टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, ये अपना T1, और T2 है वो अपना 15 डिग्री सेल्सियस है। डेल्टा टी कितने का चेंज है बेटा यहाँ पर, डेल्टा टी 5, ठीक है 5 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं डेल्टा केल्विन भी बताऊँ तो पहले मैं क्या करूँगा, केल्विन में अगर कन्वर्ट करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 283.15 केल्विन। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बेटा 288.15 केल्विन। ठीक है, 273.15 ऐड करके अगर मैं इन दोनों का ही डिफरेंस लूँगा, केल्विन में भी लूँगा, तो बेटा डेल्टा टी 5 डिग्री सेल्सियस और 5 केल्विन, इनमें भी केल्विन में भी सेम आया। फ़ारेनहाइट में डेल्टा टी सेम नहीं होता है। तो अब देखो फ़ारेनहाइट वाले स्केल को कैसे बेटा डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करा गया। तो अपन एक तो इसका या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का। दूसरा जो लॉजिक है वो मैं तुम्हें बताऊं तो कि यहाँ पे तुम देखो इसमें कितने का चेंज है, कितने पॉइंट का चेंज है 100 का चेंज है। इनमें कितने का चेंज है बेटा, यहाँ पर 180 का चेंज है। तो इनका डेल्टा टी अलग अलग है। अब 100 और 80 का रेशियो अगर तुम ध्यान रखोगे तो 180 का 180/100, अगर तुम कहोगे डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस 180 के बराबर आ रहा है, भाई 100 डिग्री सेल्सियस वैसे तो 212 के बराबर है। मैं इनके चेंज की बात करूँ, ठीक है, चेंज की बात करूँ तो ये ग्राफ आया कैसे था बेटा, ये ग्राफ यूँ आया था कि अगर मान लो वाई एक्सिस पे, ठीक है, मतलब जो रिलेशनशिप है, ठीक है, रिलेशनशिप कैसे बताई जाती है, फॉर्मूला कैसे आता है, एक ग्राफ मैंने वाई एक्सिस के ऊपर तो लिख दिया डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, इस पर लिख दिया डिग्री सेल्सियस में। तो बेटा जब 0 डिग्री सेल्सियस था तो ये कितने फ़ारेनहाइट था, यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था। ठीक है, जब ये भाई यहाँ से चलते चलते मान लिया यहाँ पे ये 100 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस आया, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये चला गया, मतलब जो चीज़ देखी गई वो कितने फ़ारेनहाइट आया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। स्ट्रेट लाइन बनाई गई यहाँ से यहाँ एक, ठीक है, किन्हीं 2 पॉइंट का टी वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके हम स्लोप निकालते हैं, ऐसे स्लोप निकाला गया। तो स्लोप आया, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्लोप आया 9/5, तो डिग्री 5 वो इन दोनों का रेशियो ही है। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट जो है बेटा वो किसके इक्वल, वो आता है बेटा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। बेटा यहाँ से एक चीज़ जो हमने समझनी है, ये कौन सी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, ये जो है अपना m हो गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये कहाँ पर आ गया अपना x एक्सिस पे, और ये 32 क्या है अपना इंटरसेप्ट है। तो यहाँ से हमने ये इक्वेशन ड्राइव करी। और बेटा दूसरा फॉर्मूला, अगर मान लो मैंने डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना हो तो डिग्री सेल्सियस ऐसे आएगा भाई, पहले तो जाके ये 32 माइनस में होगा, पहले तो 32 जाके माइनस में हुआ तो क्या आ गया, मैं इस तरफ लिख दूँ 9/5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, और डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल बेटा 5/9
यहाँ पर पूरा ब्रैकेट के अंदर ही 32 है। इन फॉर्मूले में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि ये 5 मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ से F से फ़ारेनहाइट, F से 5 इसके डायगोनल पे, ठीक है। तो 9/5 आएगा। दूसरा मुझे एक चीज़ और याद है कि 0 डिग्री सेल्सियस अगर फ्रीजिंग पॉइंट है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर आना चाहिए। मैं इस फॉर्मूले में लिख के देख लूँ कि डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना चाहता हूँ मैं, और डिग्री सेल्सियस की जगह पे, ठीक है, डिग्री सेल्सियस की जगह पे क्या लिखूँ, 0 + 32, तो आ गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक बार 100 डिग्री सेल्सियस वाला चेक करके देख लूँ, वो 212 के बराबर आना चाहिए। तो बेटा मैंने क्या करा है यहाँ पे, ये ऐसे लिखा डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस में कितना 100 + 32 लिखा बेटा, +32 लिखा तो ये 5 से 20, और डिग्री फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा अपना 212, मतलब अपना फॉर्मूला सही है। अब इन फॉर्मूले का यूज़ करके बेटा एक क्वेश्चन और डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करवाया गया है, ठीक है। तो ये कुछ बातें बताई गई हैं कि एसआई यूनिट टेम्परेचर की क्या है, केल्विन, अदर यूनिट्स क्या है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। भाई ये कन्वर्जन का स्केल बता रखा है, अपने को आइडिया होना चाहिए। बताया गया है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग स्केल पे कितना है, रूम टेम्परेचर कितना है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर, हम काउंट करते हैं तो। फिर ये टेम्परेचर कन्वर्ट करवाए गए हैं बेटा, लिखा हुआ है नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल इन डिग्री सेल्सियस, केल्विन में पॉसिबल नहीं होता, क्यों मैंने अभी एक्सप्लेन करा है। फिर उसके बाद में बेटा ये डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर चेंज बताना हो, देखो टेम्परेचर 1 दे दिया 10 डिग्री सेल्सियस, 2 कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, T2 - T1 पूछा गया है डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में और डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो डिग्री सेल्सियस में तो ये 5 आ ही गया, केल्विन में भी अभी मैंने यही एग्जाम्पल करके बताया। डिग्री फ़ारेनहाइट में करोगे तो T2 की में एक बार टेम्परेचर 15 लिखा, ये कितना लिखा 10 लिखा बेटा, इनका डिफरेंस कितना आएगा 9 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक है बेटा। यहाँ से वैसे भी अपने को पता है कि 100 डिग्री का चेंज, 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज किसके बराबर होता है रे, वो चेंज होता है बेटा 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के चेंज के बराबर। 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज किसके बराबर, 180 डिग्री बटे 100 के। और बेटा डिग्री सेल्सियस में कितने का चेंज है 5 का, तो हम करेंगे इसको सोल्व करेंगे तो ये कितने का चेंज आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल होकर 9 का चेंज आ जाता है, 9 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद में ये बेस फिजिकल क्वांटिटी, बेटा फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है कि भाई टोटल अपनी जो 7 हैं वो बेस फिजिकल क्वांटिटी होती है। लेंथ, मास, लेंथ जो है सिंबल क्वांटिटी का L, SI यूनिट मीटर, सिंबल M। उसके बाद में मास M, किलोग्राम, केजी, ठीक है, इसके SI यूनिट वगैरह लिखे हुए हैं। फिर तीसरी है टाइम, टाइम को छोटे t से डिनोट करा जाता है, सेकंड और S। इलेक्ट्रिक करंट है भाई फोर्थ। उसके बाद में I से डिनोट करा जाता है एम्पियर, सिंबल A। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, ये टेम्परेचर की वही कैपिटल T से, केल्विन कैपिटल K से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेटा ये अपनी कौन सी, देखो पहली ये, दूसरी, तीसरी, चौथी करंट, पांचवी टेम्परेचर, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, स्मॉल n से, यूनिट क्या होती है मोल, ऐसे मोल में यहाँ पे सिंबल लिखेंगे तो L E नहीं आता। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के ऊपर बेटा एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी में हम देखते हैं तो इन सब की कि भाई 1 केजी को कैसे डिफाइन करोगे, तुम कितने मास को 1 केजी कहते हो, 1 मीटर कितनी डिस्टेंस को कहते हो। तो ऐसे ही एक कैंडेला के बारे में दे रखा है, तो उससे भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम बच्चों का ना होना ओबियस सा है बेटा कि उसको कोई नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही जैसे एक बार मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल से, मतलब मेंडेलीव की लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, वो पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में एक ऐसे कॉलम सा बना के अलग सा हाईलाइट करके दिया हुआ है, वहीं से पूछ लिया बेटा, ठीक है। तो बस ये है कि एक बार इसको रीड आउट कर लेना। उसके बाद में एनसीईआरटी में ये कि भाई 10⁻24 इसको योग तो 2-3 बार लिख के देखोगे, ये चीज़ें याद हो जाएंगी अपने। मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो पता होना चाहिए कि 10⁻15 उसको फेम्टो और फर्मी बोला जाता है, ठीक है। एंगस्ट्रम जो है वो क्या होता है, 1 एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर होता है। और अपने को इम्पोर्टेंट कौन सा याद रखना है, 10⁻12 इसको पिको बोला जाता है। अगर मैं यूँ कहूँ 1 पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर किसके इक्वल है 10⁻12 मीटर के। उसके बाद में 10⁻9 इसको नैनो बोला जाता है, ये चीज़ याद होनी चाहिए। 10⁻6 को माइक्रो। तो एक बार ये टेबल लिख के देखोगे 1-2 बार में याद हो जाएगी। एक जेप्टो आजकल कंपनी चली, तो जेप्टो क्या होता है 10⁻21 होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। माइक्रो का सिंबल ये वाला,
ये बना के देखने में। बाकी बेटा जो नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर मैं अपलोड करूँगा उसमें इन्हीं चीज़ों को आगे ले जाते हुए डेंसिटी, आइडियल गैस के अलग अलग टर्म में कैसे गैस कांस्टेंट बनाए जाते हैं, डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी और मोल कंसेप्ट उसमें स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। इस वाले लेक्चर में इतना ही बेटा।